नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आज आप लोगों के लिए एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज का जो टॉपिक है वो हिंदी भाषा का उद्भव और विकास है। अगर आप बीपीएससी टीजी 4.0 टीजीटी पीजीटी यानी 6 से लेकर 12 तक किसी भी वर्ग का हिंदी विषय के आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है। इस वीडियो में हम हिंदी भाषा के उद्भव और विकास के बारे में जानेंगे। ये लेक्चर 2 है। पहला क्लास जो है जन्माष्टमी से शुरू हुआ जो कि किया जा चुका है। ये दूसरा क्लास है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और बारीकी से इस टॉपिक को देखिएगा और इससे संबंधित जो एमसीक्यू दिए जाएंगे उसको भी सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। जो नोट्स और प्रैक्टिस सेट दे चुके हैं उनका स्कोर अच्छा रहेगा और जो नहीं दिए हैं वो दे सकते हैं जल्दी से। तो मेरे चैनल पे आप लोग जुड़ करके अपने तैयारी को गति प्रदान करें। बीपीएससी टीजी 4.0 का क्लास स्टार्ट हो चुका है। ये दूसरा क्लास है। विषय हिंदी यानी हिंदी विषय के आप किसी भी वर्ग की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है। अगर आप 4.0 टीजीटी पीजीटी किसी भी वर्ग का नोट्स पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 7261815307 पे फ़ोनपे, गूगल पे या पेटीएम किसी भी माध्यम से 249 रुपये का पेमेंट करके इसी नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर दीजिए उसका स्क्रीनशॉट, तो हम इधर से आपको नोट्स और प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवा देंगे। तो मेरे साथ जुड़ करके अपने तैयारी को गति प्रदान कर सकते हैं। मेरे अगर नोट्स और प्रैक्टिस सेट आपके पास है तो अलग से कोई भी पुस्तक खरीदने की आवश्यकता नहीं है। 80 नंबर का जो आपका हिंदी है उसका संपूर्ण तैयारी करवाया जाएगा। तो चलिए आज के टॉपिक को बिना देर करते हुए देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हिंदी का उद्भव और विकास यानी हिंदी का विकास कैसे हुआ था उसका भी जो विभिन्न चरण हैं उसको हम लोग देखते हैं। आइए आज हम लोग हिंदी भाषा के उद्भव और विकास के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। हिंदी भाषा के उद्भव एवं विकास के चरण निम्नांकित हैं, यानी कैसे जो है हिंदी भाषा का परिणत हुआ उसको देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो है संस्कृत भाषा था, इससे आगे बढ़ा तो पाली भाषा हुआ, इससे आगे बढ़ा तो प्राकृत भाषा हुआ, इससे आगे बढ़ा तो अपभ्रंश भाषा हुआ और इससे आगे बढ़ा तो हिंदी का निर्माण हुआ। यानी अपभ्रंश से अवहट और अवहट से हिंदी का निर्माण हुआ। अगर आपको यहाँ से पूछ दे कि हिंदी की ठीक पूर्व कालीन अवस्था क्या है तो अपभ्रंश हो जाएगा या अवहट होगा। ज़्यादा अपभ्रंश पूछता है, अवहट का विकल्प नहीं देता है। या फिर पूछेगा कि प्रकृति के ठीक बाद की अवस्था क्या है तो अपभ्रंश हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मैंने जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था उसी को मैंने इसमें समाहित किया है। बाकी जो चीज़ें छूटेगा उसको हम लोग प्रैक्टिस सेट में करते जाएंगे। तो आपको जो है चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि आप मेरे साथ जुड़े हैं तो आपकी तैयारी की जो है पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर होती है। तो हम जो है अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेंगे। आपके एग्ज़ाम तक आपका जो है सहयोग करते रहेंगे और आपके तैयारी को गति प्रदान करते रहेंगे। तो इस प्रकार मेरे जो है छोटे छोटे टॉपिकों में इसे बांटा जाएगा। छोटे छोटे टॉपिक को करते हम लोग चलेंगे और बारीकी से समझते चलेंगे और इससे संबंधित जो एमसीक्यू है उसको भी देखते चलेंगे। और प्रत्येक दिन जो है रविवार को 9 बजे से जो है एक सेट प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा, तो उसमें भी आप लोग जुड़ते जाइएगा। और प्रत्येक दिन 9 बजे रात से जो है क्लास चलेगा। तो अब जो है हम लोग 4.0 जो बीपीएससी है उसका तैयारी कर रहे हैं, शुरुआत हो चुका है, आगे इसी तरह बढ़ता चला जाएगा। तो चलिए हम अब लोग भाषा को देखते हैं। सबसे पहले देखिए, संस्कृत भाषा सबसे पहले आते हैं तो चारों वेदों उपनिषदों आदि की रचना इसी भाषा में हुआ है। ऋग्वेद संस्कृत का प्राचीनतम रूप है, यानी सबसे पहले जो है ऋग्वेद की रचना हुआ था संस्कृत भाषा में। आगे जब बढ़ते हैं तो देखते हैं कि इसके बाद जो है पाली भाषा आता है। तो परी से पाली शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। परी का अर्थ है ग्राम, इस प्रकार पाली का अर्थ होता है ग्रामीण भाषा। कुछ विद्वान परी को प्रकृत का तद्भव रूप मानते हैं। उनके अनुसार प्रकृत से पहले पायर, अंत में पाली हुआ है। पाली शब्द की उत्पत्ति, यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, उत्पत्ति पाटिल यानी पाटलिपुत्र से मानी जाती है। इस संदर्भ में पाली का अर्थ हुआ मगध की भाषा। ये जो
पाली भाषा के विषय में है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको बारीकी से देखिएगा। पाली शब्द का एक संबंध पंक्ति से माना गया है। बुद्ध के वचनों में जो पंक्तियाँ प्रयुक्त हुई है उन्हें भी पाली कहा जाता है। कुछ विद्वान पाली को बौद्ध साहित्य को पालने वाली या रक्षा करने वाली भाषा भी मानते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि कुछ विद्वान पाली भाषा को क्या कहते हैं, तो उसका जो है बौद्ध साहित्य को पालने वाले या रक्षा करने वाला। कचान के अनुसार जो है पाली में 41 ध्वनियाँ हैं जिसमें 8 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। ये महत्वपूर्ण पंक्ति है, इसे आप लोग देखिएगा क्योंकि यहाँ से पूछा जा सकता है प्रश्न। मोगरन के अनुसार पाली में ध्वनियों की संख्या 43 है जिनमें 10 स्वर और 33 व्यंजन हैं। ये भी महत्वपूर्ण पंक्ति है, तो यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यानी मेरे जो नोट्स हैं एक एक पंक्ति जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है। संस्कृत का री और री जो है पाली में समाप्त हो गया। स और सा का पाली में स हो गया, जैसे शिष्य को शिष्यो। पाली का सबसे व्याकरण मोगरन व्याकरण माना जाता है। बौद्ध धर्म से संबंधित तीनों महत्वपूर्ण ग्रंथ सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक ये पाली में ही रचित है। इसका समय 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक माना जाता है। तो ये जो है पाली के विषय में था। अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रकृत के बारे में जानते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अंत में आपका जो MCQ है उसमें कितना सही होता है हमें कमेंट करके बताइए। हम धीरे धीरे आपके जो सही सभी टॉपिक है उसको ससमय पूरा कर देंगे, ये मेरी गारंटी है। तो प्रकृत के बारे में देखते हैं। मोटे तौर पे प्रकृत का समय 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक माना जाता है। सामान्य रूप से वर्तमान काल में प्रकृत नाम उस भाषा के रूढ़ हो गया जो ईस्वी सन की शुरुआत से 5वीं शताब्दी तक प्रमुख साहित्यिक भाषा के रूप में प्रचलित रही। प्रकृत में य समाप्त होने लगा और उसके जगह पे ज का प्रयोग होने लगा, जैसे यश का जस। जैन साहित्य प्रकृत भाषा में रचा गया है। हेमचंद्र को प्रकृत का पाणिनि कहा जाता है। अब यहाँ से प्रश्न पूछेगा प्रकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है, तो हेमचंद्र को कहा जाता है। अब आता है अपभ्रंश भाषा। इसका समय 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक माना जाता है। अपभ्रंश को अभहंस, ग्रामीण भाषा, देसी भाषा, भेदी, अभिव्यक्ति आदि नामों से भी जाना जाता है। पतंजलि ने महाभाष्य में अपभ्रंश का प्रमाणिक प्रयोग हुआ है। पतंजलि ने अपभ्रंश को प्रयोग अपशब्द के समानार्थक रूप में किया है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश नाम पहले पहर बरभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन को संस्कृत, प्रकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। ये जो है प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसने जो है गुहसेन को प्रकृत, संस्कृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है, तो ये जो है राजा धारसेन के शिलालेख में मिलता है। रुद्रक ने काव्यालंकार में जिन 6 भाषाओं का उल्लेख किया है उनमें अपभ्रंश भी शामिल है। दामोदर पंडित ने उक्ति व्यक्ति में कोसर की भाषा को अपभ्रंश भाषा कहा है। तो ये बातें जो है अपभ्रंश के शब्द में है। अब धनपाल द्वारा रचित भविष्यत कहा अपभ्रंश भाषा का प्रथम महाकाव्य है। यानी भविष्यत कहा अपभ्रंश भाषा का प्रथम महाकाव्य है। जॉर्ज गिरिसन एवं सुनीति कुमार चटर्जी ने अपभ्रंश को देश भाषा कहा। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सुनीति कुमार चटर्जी ने अपभ्रंश भाषा को देश भाषा कहा है, ये पूछा जाता है, ये पूछा जाता है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। पाउमचर्य, स्वयंभू और महापुराण पुष्य दंत को अपभ्रंश की रचना मानी जाती है। हेमचंद्र ने अपभ्रंश को ग्राम भाषा कहा है। यानी हेमचंद्र जो है अपभ्रंश को ग्राम भाषा कहते हैं। अब जो है आता है अबहट। इस भाषा का समय ये थोड़ा जो टाइपिंग मिस्टेक आपको नज़र आ रहा है वो कन्वर्ट होने के कारण मंगल में कन्वर्ट हो गया, उसके कारण कुछ त्रुटियां रह गई हैं, तो इसे आपको जो है सुधार देना चाहिए, इसको अन्यथा में नहीं दें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जो है आपके लिए हम बहुत मेहनत करके चीज़ों को इकट्ठा करते हैं और आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। तो अबहट का जो समय है 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक माना जाता है। सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार अबहट भाषा अपभ्रंश और पुराने हिंदी के बीच की कड़ी मानी जाती है। संदेश रातक जो अब्दुल रहमान का है वे अबहट में का उल्लेख मिलता है। विद्यापति ने कीर्तिदत्ता की भाषा को अबहट कहा है। अबहट शब्द
का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ण रत्नाकर ज्योतिष्वर ठाकुर में मिलता है, यानी वर्ण रत्नाकर के रचनाकार जो ज्योतिष्वर ठाकुर हैं उसमें इसका जिक्र मिलता है। अब हिंदी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। चंद्रधर शर्मा गुरेरी ने परवर्ती यानी अपभ्रंश को ही पुरानी हिंदी कहा है। ये जो है बहुत बार प्रश्न देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है कि किसने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है, तो चंद्रधर शर्मा गुरेरी जी ने कहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी आई मान सकते हैं। शुद्ध खड़ी बोली के प्रारंभिक नमूने अमीर खुसरो की शायरी में प्राप्त होते हैं, यानी खड़ी बोली के जो है प्रथम कवि अमीर खुसरो को माना जाता है, क्योंकि उनकी रचनाओं में जो है शुद्ध जो है शायरी में जो है खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। तो ये जो है भाषा से संबंधित चीज़ें थी। अब जो है इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू है उसको हम लोग देखेंगे और उसका जो है अध्ययन करेंगे। तो देखिए यहाँ वैकल्पिक प्रश्न है, 5 विकल्प बीपीएससी में पूछे जाते हैं। इसका अभी से आप लोगों को अभ्यास करना है। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो हम आपके लिए मेहनत करते हैं उसका जो है हमें एक मोटिवेशन मिल सके। तो ये पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है, यानी हिंदी भाषा का जो विकास का अनुक्रम है वो कौन सा है आपको बताना है। तो सबसे पहले पाली है, प्राकृत है, अपभ्रंश है, उसके बाद हिंदी आया है। तो ये जो है आपको देखने में लग रहा है कि विकल्प का सही है, ऊपर आपको बताया गया था, तो विकल्प का सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछता है, तो आपको इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया है, यानी पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है, ये क्वेश्चन का पूछने का तरीका है। तो देखिए आधे अधूरे भी क्वेश्चन कभी पूछे जाते हैं, जिस प्रकार से यहाँ बताया गया है। ये जो प्रश्न है कहीं ना कहीं पूछा गया प्रश्न है, तो आपको जो है इसे ध्यान में रखना होगा चीज़ों को, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। और आप लोग जो है शब्दों में कैसे फंसाता है उससे भी बचना है, और विकल्पों से भी बचते हुए अपने आप को सही आंसर टिक करके आना है। तो देखिए पुरानी हिंदी का जहाँ भी चर्चा आएगा तो चंद्रधर शर्मा गुरेरी आँख मूंद करके आपको मारना होगा, क्योंकि इन्होंने ही अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। तो विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया है, भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया है आपको बताना है। तो भरत मुनि जो है अपभ्रंश को देश भाषा कहते हैं, विकल्प ग सही हो जाएगा। तो आप लोगों का कितना सही होता है अंत में हमें कमेंट करके बताइएगा। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था कौन सा है, यानी अपभ्रंश के बाद की अवस्था कौन सा है आपको बतानी है। तो अपभ्रंश के उत्तरकालीन अवस्था जो है अवहट होता है, विकल्प ग सही हो जाएगा। तो ये जो है प्रश्न पूछने का तरीका है। विकल्प 5 रहता है बीपीएससी में, तो आप लोग विकल्प से परिचित हो जाएं और अपनी आदत को बना लें। देखिए होता क्या है, नोट्स पढ़ने के बाद उससे संबंधित एमसीक्यू देखते हैं तो आपकी तैयारी को संपूर्णता मिलता है, यानी आपकी तैयारी संपूर्ण होती है। तो इसलिए मैंने एमसीक्यू का अंत में जो है विकल्प रखा है, ताकि आपका तैयारी अच्छे ढंग से हो सके। तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। मेरे चैनल से कितने लोगों ने जो है बीपीएससी टीचर में ज्वाइनिंग किया है, आपको विश्वास नहीं है तो आप कुछ दोस्तों से भी सलाह ले सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो हिंदी के क्षेत्र में हिंदी जंक्शन जो है बहुत अच्छा साबित हो रहा है, आप लोगों का सहयोग मिलने से और आगे बढ़ता जा रहा है। तो आप लोग यूँ ही मेरे चैनल पे बने रहें और दोस्तों में भी शेयर करते रहें, ताकि हमें एक मोटिवेशन मिल सके और सभी को सही रास्ता मिल सके। दोहा या दोहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद रहा है, दोहा या दोहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद रहा है आपको बताने हैं। तो ये जो छंद है अपभ्रंश का लोकप्रिय छंद रहा है, विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अबहट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस में मिलता है, अबहट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस में मिलता है आपको बतानी है। तो इसका जो है सर्वप्रथम प्रयोग वर्ण रत्नाकर जो ज्योतिष्वर ठाकुर की रचना है उसमें जो है मिलता है, यानी विकल्प ख सही हो जाएगा। देखिए वर्ण रत्नाकर जो है आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो है रास से संबंधित चीज़ें है, यानी संगीत से संबंधित है, नृत्य से संबंधित वर्ण रत्नाकर चीज़ें हैं। रत्ना ज्योतिष्वर ठाकुर की रचना है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
प्रकृति का पाणिनि किसे कहा जाता है? प्रकृति का पाणिनि किसे कहा जाता है आपको बताना है। तो प्रकृति का जो पाणिनि है वो किसे कहा जाता है आपको बताना है। तो प्रकृति का पाणिनि जो है हेमचंद्र को कहा जाता है, ऊपर में पढ़ाया जा चुका है, जो कि विकल्प में नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। तो देखिए, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। आप देख सकते हैं कि टिरी 1 में, 2 में और 3 में बहुत लोगों को कंफ्यूज किया है, फंसाया है। तो इससे आपको बचना है, क्योंकि ये जो ऐसा विकल्प बनाया गया है कि आपको उलझा करके रख देता है, फंसा करके रख देता है। तो अभी से आपका आदत बना रहेगा, तो आप इसको जो है आदत बन जाने से इससे आपको जो है सुविधा होगी परीक्षा में। तो आप इससे जो है अच्छे से समझ बूझ कर आंसर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भविष्यत कहा ग्रंथ के रचनाकार कौन है? भविष्यत कहा जो ग्रंथ है उसके रचनाकार कौन है आपको बताना है। तो ये जो रचना है वो धनपाल की रचना है, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग जब एग्जाम हॉल में बैठिएगा तो अच्छे से प्रश्न को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद जो है टिक कीजिएगा, क्योंकि जल्दी जल्दी में आप लोग जो है प्रश्नों का जानते हुए गलत आंसर करके चले आते हैं। तो उससे आपको बचना है, क्योंकि आपके लिए एक एक नंबर महत्वपूर्ण है। तो आप एक एक नंबर को बचाइएगा और अपने मेरिट बनने में जो है सफलता हासिल कीजिएगा। तो आप सोच समझकर प्रश्नों को बनाइएगा और जो है ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए और प्रैक्टिस सेट कीजिए। मेरे चैनल पे जो है 2 में, 3 में जो है प्रैक्टिस सेट करवाया गया है, वहाँ से आप सहारा लेकर जो है अपनी तैयारी को गति प्रदान कर सकते हैं। और 4 में धीरे धीरे क्लास होता जाएगा और संडे को संडे जो है प्रैक्टिस सेट होगा। विकास की दृष्टि से प्रकृति की पूर्वकालीन अवस्था क्या है? प्रकृति के पहले कौन सा भाषा था आपको बताना है। तो प्रकृति के पूर्वकालीन अवस्था जो है पाली है, विकल्प ख सही हो जाएगा। देखिए, इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, पूर्वकालीन अवस्था, उत्तरकालीन अवस्था या अनुक्रम पूछ देगा सीरियल वाइज से, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। चलिए इस वीडियो का अंतिम और 10वां प्रश्न देखते हैं। अपभ्रंश को और किस नाम से जाना जाता है? अपभ्रंश को और किस नाम से जाना जाता है आपको बताना है। तो देखिए, अपभ्रंश भाषा को देसी भाषा, ग्रामीण भाषा और ग्राम भाषा तीनों नामों से जाना जाता है, इसलिए इसका सही आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, यानी विकल्प घ सही हो जाएगा। तो आज मैंने हिंदी भाषा का उद्भव और विकास से संबंधित जो टॉपिक था उसका जो है अध्ययन करवाया और उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण MCQ है उसको बताया। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और आगे भी ऐसा ही तैयारी होता रहेगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। अगर आप BPSC 4.0 का नोट्स और प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर जो है 72 61 81 53 07 पे जो है आपको 249 रुपया पेमेंट करके इसी नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा उसका स्क्रीनशॉट, तो हम इधर से नोट्स और प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवा देंगे। अगर आप स्टेट पेपर 2 का तैयारी कर रहे हैं तो इसी नंबर पे 199 रुपया पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए व्हाट्सएप पे, तो हम नोट्स उपलब्ध करवा देंगे। और पेपर 1 का तैयारी कर रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल जो हिंदी जंक्शन है वहाँ से जा कर के आप जो है PDF फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, अपनी तैयारी को गति प्रदान कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल पे आपको छोटे छोटे क्लास में टॉपिक वाइज जो है क्लास करवाया जाएगा, ताकि जो है कम समय में ज़्यादा चीज़ें को देख सकें, क्योंकि हमारे साथ जो भी बनते हैं उन्हें विद्वान नहीं बुद्धिमान बनने की आवश्यकता होती है, क्योंकि बुद्धिमत्ता से हम लोग एग्ज़ाम निकाल करके जो है BPSC में अपना एक सीट पक्का करने वाले हैं। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में।